बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने जो स्टडी करना है वो ये है कि जो न्यू नेशनल सेल टैक्स रिटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है और जिसकी जो पहली रिटर्न है दिसंबर की, हमने जिसकी डेडलाइन 28 जनवरी थी, वो हमने फ़ाइल की। अभी भी उसमें इश्यूज़ हैं लेकिन ऑलमोस्ट 90-95% जो रिटर्न का डाटा है वो ठीक हो चुका है और उसके ऊपर रिटर्न भी सबमिट हो रही है। लेकिन स्टिल सम इंडस्ट्री में कुछ इश्यूज़ हैं और जिसके ऊपर मैंने टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया है कि अगर जो आपके इश्यूज़ हैं उनको आप स्क्रीनशॉट के साथ ईमेल करें, डिटेल लिखें और उसको वो वन बाय वन जैसे ही आपकी जो टिकट है जनरेट, क्योंकि ईमेल करने के बाद एक कंप्लेन नंबर जनरेट होता है, टिकट जनरेट होती है। उसके बाद उसका फॉलो अप रखें तो विदिन जो 48 आवर या 72 आवर के अंदर वो जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आपका कोई इश्यूज़ आ रहे हैं किसी भी नेक्स्ट में, तो आप कोई प्रीवियस डाटा फॉलो नहीं हो रहा, कॉपी नहीं हो रहा, तो आप इनको इन तरीके से ईमेल करें, विज़िट मत करें, ईमेल करें, क्योंकि विज़िट करने के बाद भी आपको यही कहा जाएगा कि आप एफबीआर की वेबसाइट पे ईमेल करें। तो इस प्रोसेस को लाज़मी फॉलो करें अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं। अब पर्पज़ ये है कि जो सेल लेजर या इनवॉइस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया है इस न्यू नेशनल रिटर्न के ऊपर, ठीक है? इसका पर्पज़ क्या है? ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, फ्यूचर के अंदर इसमें क्या चेंजिंग्स आएँगी और या आ सकती हैं, और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि जब हम मैं भी आपको दिखाता भी हूँ कि जब हम सेल लेजर ओपन करते हैं तो हमारे पास पिछले साल का भी कुछ डाटा शो हो रहा है, यानी कि जो लास्ट प्रीवियस पीरियड्स हैं उनका भी कुछ डाटा आ रहा है, जिसके आगे स्टेटस लिखा हुआ है कि ये क्लेम है या अनक्लेम है। यानी कि इस तरह की काफ़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। उससे जो टैक्स पेयर हैं या कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये डाटा क्यों आ रहा है, हमारा तो 1 महीने की रिटर्न है तो हमने 1 महीने में आना चाहिए। तो एक चीज़ लॉजिक इसका याद रखें कि जो लेजर होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक लेजर है, ये एक सेल का लेजर है। तो सेल के लेजर को जब आप कोई डेट देते हैं कि इस डेट से लेके, यानी कि सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, लेजर की डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम उनको कोई डेट देते हैं सेल के लेजर को कि इस डेट से इस डेट तक डाटा एक्सट्रैक्ट करें, तो वो सारा डाटा आपको क्रेडिट साइड पे दिखा देता है कि या डेबिट साइड पे अगर रिटर्न है तो ये डाटा अवेलेबल है। और इसके साथ वो हमें पेमेंट भी दिखाई जाती है कि ये सेल थी, ये रिटर्न हुई, और साथ ही कुछ पेमेंट की भी डिटेल हमारे पास अवेलेबल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेजर में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में लेजर में सेल भी अवेलेबल है, परचेज रिटर्न भी अवेलेबल है और पेमेंट भी अवेलेबल है। अब होता क्या है कि जब टैक्स ऑडिट वगैरह निकलता है तो हम सेल टैक्स रिटर्न का डाटा तो सबमिट करते हैं, साथ ही हम बैंक स्टेटमेंट की रिकंसलेशन भी देते हैं कि ये देखें जी, ये इनवाइस चीज़ की ये पेमेंट आई है। उससे टैक्स का डिपार्टमेंट का भी टाइम लगता है, टैक्स पेयर का भी टाइम लगता है, और काफ़ी टाइम इस चीज़ पे होता है कि जी बैंक स्टेटमेंट, अगर तो कोई बिज़नेस छोटा है तो फिर तो इशू नहीं है, लेकिन अगर रिटेल बिज़नेस है या कोई इस तरीके से बिज़नेस है जहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो एक ऑडिट पे काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और उस तरह की एफिशिएंसी भी नहीं आती ऑडिट में। टैक्स पेयर को भी इशू होता है और टैक्स डिपार्टमेंट को भी इशू है। तो इसलिए अब लेजर के साथ, लेजर में जो अभी 2 चीज़ें अवेलेबल हैं वो क्या है कि सेल भी अवेलेबल है, उनके आगे स्टेटस लिखा हुआ है, ये क्लेम है या अनक्लेम्ड है। इससे भी क्या होगा कि आपको जैसे रूल का पता है, इसके ऊपर सेपरेट डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखें कि जब आप किसी भी टैक्स पेयर के नाम पे इनवाइस करते हैं, तो पुरानी रिटर्न में हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उसको रिजेक्ट कर दें या उसको क्लेम कर लें। इसमें अभी तक ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं, हो सकता फ्यूचर में ये रिजेक्शन की ऑप्शन अवेलेबल हो। लेकिन अभी हमें स्टेटस बता दिया जाता है। प्रीवियस रिटर्न के अंदर तो स्टेटस भी शो नहीं होता था। यानी कि आपके पास स्टेटस अवेलेबल नहीं होता था कि आपने अगर 1 महीने में इनवॉइसेस अपलोड की हैं और उसी महीने सबमिशन करने से पहले कोई सिलेक्ट कर ले, तो फिर हम चेक कर सकते थे ये क्लेम है। लेकिन अगर सबमिट करने के बाद हम ये देखना चाहें कि पिछले महीने अगर हमने 100 इनवॉइसेस अपलोड की हैं, सेल इनवॉइसेस की बात हो रही है, तो उनमें से कितने कस्टमर ने एक्सेप्ट की हैं, तो वो हम नहीं देख सकते थे। लेकिन अब हम लेजर के अंदर ये स्टेटस भी देख सकते हैं, यानी कि ये रियल टाइम स्टेटस होगा कि क्या इनवॉइस थी, क्या क्लेम हुआ है। अगर कोई इनवॉइसेस अनक्लेम्ड है, अभी तक तो कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है कि अगर इनवॉइसेस अनक्लेम है, कोई अगली पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं की, तो जो इसको अपलोड कर रहा है तो उसके ऊपर कोई इसमें क्या फर्दर एक्शन होना चाहिए, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर ये उन्होंने स्टेटस यहाँ पे दिया है तो इसका मतलब इसके पीछे भी कोई वर्किंग होगी जो फ्यूचर के अंदर किसी सर्कुलर या डॉक्यूमेंट की तरह इशू करके हमें क्लियर किया जाएगा, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब आता है जी पॉइंट, लेजर में अभी तक जैसे मैंने बताया है, हमने डिस्कस किया कि सेल और सेल रिटर्न का डाटा
कुछ पोर्शन में अवेलेबल है, सेल टैक्स विद होल्डिंग का डाटा भी अवेलेबल है। ठीक है, रिटर्न का कुछ टैक्स पेयर को डाटा शो हो रहा है, कुछ को नहीं शो हो रहा, लेकिन ये आएगा क्योंकि लेजर में क्या चीज़ आती है सबसे पहली, कि जो आपने इनवाइस की, ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ आएगी, जो इनवाइस या शेयर रिटर्न हुई, फिर क्या चीज़ आती है कि जी आपने जो पेमेंट रिसीव की, तो फिर ये रिकन्सिलेशन बनेगी कि ये इनवाइस थी, ये मैंने पेमेंट रिसीव कर ली। तो फ्यूचर के अंदर जो अभी इस पे वर्किंग चल रही है इस न्यू आइडिया के ऊपर, ठीक है, ये मेरी कुछ फोकल पर्सन से डिस्कशन चलती हैं और उनमें ये भी आइडिया है, अभी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, हो सकता है ये नेक्स्ट बजट में या इस साल में इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। अगर ये जो न्यू नेशनल का जो सिस्टम है, ये बाकी पहली प्रायोरिटी है कि बाकी जितने सूबे हैं उनको लिंक करना है, एक ही नेशनल रिटर्न होनी है। इवन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का डाटा वो भी इसमें इनको अपलोड किया गया, पिछले दिनों कुछ एमओयू भी साइन हुआ है। तो पहले ये प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी कि जो आप इनवाइस रिपोर्ट करेंगे उसकी पेमेंट है, फॉर एग्जांपल ये ज़रा टेक्निकल पॉइंट है, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि अगर 1 लाख की इनवाइस है और आपने इसको 31 दिसंबर पे रिपोर्ट कर दिया है, और फॉर एग्जांपल आपने 15 जनवरी को जाके पेमेंट रिसीव की है, तो हम जो पेमेंट बैंक में रिसीव कर रहे हैं उसकी भी इसी तरीके से एंट्री करेंगे जैसे हम नेक्जर सी की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, नेक्जर सी यानी कि सेल की एंट्री कर रहे हैं, इसी तरीके से एंट्री होगी। और बकायदा जैसे क्रेडिट नोट हम एंटर करते थे, हम लिखते थे कि भाई ये ओरिजिनल इनवाइस है, इसका ये क्रेडिट नोट है, यानी कि ओरिजिनल इनवाइस है और इसकी ये शेयर रिटर्न है। तो इसी तरीके से जब हम पेमेंट एंटर करेंगे तो साथ ही हम ये मेंशन करेंगे कि इसकी ओरिजिनल इनवाइस कौन सी है, यानी कि इनवाइस और जो पेमेंट है उसको नॉक ऑफ किया जाएगा कि भाई ये इनवाइस थी, इसकी ये पेमेंट आ गई है। अब फ्यूचर में जब भी कभी ऑडिट होगा तो इस लेजर की बेस पे आपको डॉक्यूमेंट रिसीव होगा कि भाई आपने 20 मिलियन की इनवाइसेस रिसीव की हैं और 6 महीने गुजर गए हैं, साल गुजर गया, आपकी पेमेंट सिर्फ 10 मिलियन आई है। तो यहाँ से जो फेक इनवाइसेस हैं या जो पेमेंट्स हैं उनसे ट्रेस किया जाएगा कि क्या स्टेटस है, यानी कि ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे यूरोप में या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है रिटर्न में, यानी कि जो आपके काउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाटा होगा वही सारा जो डाटा है वो रिटर्न में होगा। तो ये पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप स्टार्ट हुआ है सेल से, यानी कि कंक्लूजन क्या है इसकी कि जैसे सेल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी तरीके से हम पेमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे और पेमेंट को बाकायदा नॉक ऑफ किया जाएगा कि ये मेरी 20 मिलियन की पेमेंट थी, 10 मिलियन आई है, तो ये किस किस इनवाइस के अगेंस्ट रिसीव हुआ, यानी कि वो भी एक पूरा मॉड्यूल हमें दिया जाएगा। इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। अब जो बैंक स्टेटमेंट है वो जब ऑडिट होगा तो बैंक स्टेटमेंट जैसे सेल और सेल रिटर्न का जो डाटा है, यानी कि लेजर की जो सेल रिटर्न में सेल आ रही होती है इनकम टैक्स रिटर्न में, और सेल टैक्स रिटर्न में जो सेल है उसको मैच करके हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इसी तरीके से हमारी बैंक स्टेटमेंट भी रिकंसाइल होगी कि बैंक में अगर 200 ट्रांजेक्शन्स हैं तो उन 200 में से अगर 180 ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो सेल के अगेंस्ट हमें रिसीव हुई हैं, तो हमें प्रूव करना है कि जी वो ट्रांजेक्शन सारी की सारी रिकॉर्डेड हैं सेल लेजर के अंदर, यानी कि न्यू नेशनल सेल टैक्स रिटर्न पोर्टल के ऊपर। ये एक आइडिया है, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, अभी तक कोई इसके ऊपर अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है आईटी विंग की तरफ से, यानी कि इसके ऊपर इंटरनल जो स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं। उसके बाद अगला पॉइंट कि सम टाइम 1 साल का हमें ऑडिट रिसीव होता है, मतलब हमें ऑडिट टैक्स नोटिस रिसीव हुआ है टैक्स ईयर 2019 का, तो 1 साल में जो एफबीआर के ऑफिशियल हैं वो बाउंड है कि 1 साल का डाटा ही देखते हैं। अगर कोई पिछले साल का अगले साल का डाटा हो तो हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो 2019 से रिलेटेड है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन 2019 में हुई है उसकी पेमेंट बाद में रिसीव हुई है, या कोई इस तरीके से पिछले साल की ट्रांजेक्शन थी पेमेंट इस साल में रिसीव हुई है, तो हम वही दिखाते थे। अब इस लेजर की बेस पे जो टैक्स अथॉरिटी दी जाएगी ऑफिशियल्स को कि आप एट अ टाइम मोर देन 1 ईयर का ऑडिट भी कर सकते हैं अगर करंट ईयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पिछले साल भी अवेलेबल है। इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन चेंजिंग है वो हो सकती हैं, क्योंकि अगर सेल लेजर की बात करें तो सेल लेजर की एक्सेस तो उनके पास अवेलेबल है सेम टाइम पे। अब होता क्या था कि 1 साल का नोटिस है और पिछले साल का नोटिस नहीं आता था, तो हम ये कहते थे पिछले साल से रिलेटेड है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है या डिसीजंस हैं वो सम टाइम टैक्स पेयर के अगेंस्ट होते थे, सब टाइम टैक्स पेयर के फेवरेबल में थे। अब उस चीज़ को भी मिनिमाइज करने के लिए ये अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इनमें से अभी तक जो वर्केबल है वो सेल है, विद होल्डिंग टैक्स है, रिटर्न है यानी कि सेल रिटर्न है, उसके ऊपर जो डाटा हमारे पास आ गया है, जो लेजर में हम देख रहे हैं क्लेम अनक्लेम का जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन ये सारे न्यू आइडिया हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट सारा ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं हम, जैसे पहला स्टेप न्यू नेशनल रिटर्न है, इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर ये सारी चीज़ें
अवेलेबल होंगी और इस चीज़ के ऊपर मेंटली प्रिपेयर होना है कि हमने किस तरीके से काम करना है। जैसे हमारा इंटरनल सॉफ्टवेयर होगा उसी तरीके से आईरिस भी काम करेगा, यानी कि पूरी की पूरी रिटर्न जो हम साल में फीड करते हैं उसको हम डेली पे ले आएंगे, मंथली पे ले आएंगे कि मंथली डाटा फीड करें और साल में उसको रिपोर्ट करें। जैसे विदहोल्डिंग टैक्स हम मंथली जमा करवाते हैं, क्वार्टरली क्वार्टरली रिपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से सारी चीज़ें काउंट फॉर होंगी। अब हम आते हैं कि सेल लेजर के ऊपर। वैसे तो आप सबको क्लियर है, लेकिन सेल लेजर के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें अगर सेल लेजर में आप देखें, देख तो व्हाट्सएप पे मैसेज इतने ज़्यादा, अच्छा इस पे सेल लेजर पे अगर हम आए तो आईरिस के ऊपर, यह मैंने आईरिस ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया न्यू नेशनल जो रिटर्न है उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं, कोई भी एक टैक्स पेयर की मैं किसी की जो लॉगिन ओपन करता हूँ, तो ये इनवाइस मैनेजमेंट के टैब में आके अब सेल लेजर पे आते हैं। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये देखें आपके सामने पॉइंट ऑफ सेल की जो इन्वाइसेज हैं वो भी रिसीव हो रही हैं, यानी कोई भी अगर आप डेट दें तो आपके पास डेट आती है। अगर मैं इसको बैक डेटर कोई दूं तो ये देखें मैंने कुछ बैक डेटर की इन्वाइसें ओपन की, जिसमें देखें क्या स्टेटस आ रहा है, क्लेम वैलिडेट आ रहा है, जो क्लेम नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद अगला हम स्टेप देखें, अगर हम आगे हैं तो इस पे भी दूसरे पेज पे अगर हम आते हैं तो यानी कि जो जो क्लेम हो चुकी हैं वो सारी हमने जो टैक्स पेयर ने क्लेम कर ली उनका स्टेटस क्लेम पे आ रहा है। और फ्यूचर में जो जितनी इन्वाइसेज होंगी एक टैब एंटर कर लिया जाएगा जब भी ये जो आइडिया फाइनल होता है, तो उसके आगे पेमेंट भी लिखी होगी कि भाई इसकी पेमेंट का स्टेटस क्या है, पेमेंट रिसीव की है कि नहीं की है, और किस इन्वाइस के अगेंस्ट और किस डेट में रिसीव की है और किस बैंक में रिसीव की है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरीके से एक ईआरपी या सैप सॉफ्टवेयर चलता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होंगी कि किस तरीके से हमने, यानी कि प्योर एक ईआरपी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा या जिसमें टैक्स पेयर की सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम, जैसे पॉइंट ऑफ सेल रियल टाइम आ रहा है। तो यानी कि फ्यूचर के अंदर इस तरह की जो इश्यूज़ हैं, इस तरह की जो हर्डल्स हैं, या इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस हो सकती हैं और हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। अब अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।